अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब से पहले। सनती इनकलाब जो था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सबसे पहले इंग्लैंड में आया था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले किस तरह गुड्स प्रोड्यूस हुआ करते थे तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वी ऑफन एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन with the growth of factory industry, and when we talk of industrial production we refer to factory production, and when we talk of industrial workers we mean factory workers। हम फैक्ट्री और इंडस्ट्री को बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं। मतलब अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज हुआ होगा, और अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ होगा, और अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये फैक्ट्री वर्कर्स है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट ही हुआ था फैक्ट्रीज के सेटअप होने से। We think that industrialization started with the setting up of factories, लेकिन ये आइडिया गलत है। There is a problem with such ideas. Even before factories were set up, there was a large scale international production for the international market. Before factories were set up, there was large scale industrial production for the international market. तो जब फैक्ट्री सेटअप नहीं हुए थे, इससे पहले भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था। किसके लिए? इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. Proto means early form of something. मतलब मॉडर्न फैक्ट्री जब नहीं थे तब भी लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था। इसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods increased. जब वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कॉलोनी सेटअप हुए, तब क्या हुआ? तो डिमांड फॉर गुड्स जो है वो बहुत ही हाई हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड जो गुड्स की है वो बढ़ गई। जब गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई तो जो मर्चेंट्स थे यूरोप में वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं पा रहे थे टाउन्स में। मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। दिस वाज बिकॉज हियर अर्बन क्रॉफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। These were associations of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. ये लोग बहुत ही पावरफुल थे और उनका कंट्रोल था किस चीज़ पे? प्रोडक्शन पे, प्राइसेस पे, कंपटीशन पे, सब चीज़ों पे। जो ट्रेड गिल्ड्स थे उनका कंट्रोल था उन सब चीज़ों पे। And even they restrict the entry of new people into the trade. Even rulers granted different guilds the monopoly rights to produce and trade in specific products, and so naturally it was therefore difficult for new merchants to set up a business
in towns, so they turned to the countryside. इसलिए जो मर्चेंट्स थे वो टाउन्स में अपना ट्रेड नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड गिल्ड्स अवेलेबल थे। वहाँ पे जो न्यू मर्चेंट्स के लिए, न्यू ट्रेडर्स के लिए जो एंट्री वो रेस्ट्रिक्टेड थी, तो वो लोग चले गए कंट्री साइड में, मतलब वो गाँव में चले गए। सो इन द 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. And in the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. जो गांव में जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने काम करना शुरू किया मर्चेंट्स के लिए। जो अब पुअर पीजेंट्स थे, जो गांव, जो कंट्री साइड में जो लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उनके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था और सारे फैमिली मेम्बर्स को काम नहीं मिलता था। इसलिए जब मर्चेंट्स जो यूरोपियन जो टाउन से आए, अब जो पीजेंट्स के पास ऑफर लेके कि आप हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस कीजिए, तो ये लोग खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए। अब वो अपने ही गाँव में रह के पैसा कमा सकते थे। विदिन दिस सिस्टम a close relationship developed between the town and the countryside. जो merchants थे, merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside, in the villages. इस तरह जो गुड्स हैं वो अब कंट्री साइड में तैयार होने लगे, वो गांव में तैयार होने लगे। लेकिन जो इन गुड्स की जो फिनिशिंग थी, चाहे वो कपड़ा था या कुछ और था, इनकी जो फिनिशिंग थी वो लंदन में होती थी। द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट। तो इस तरह जो गुड्स कंट्री साइड में बन के आते हैं, जो गुड्स विलेजेस से बन के आते हैं, तो लंदन में आके उनकी पहले फिनिशिंग होती थी और फिर उनको इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था। इसीलिए जो लंदन जो है, लंदन केम टू बी नोन एज ए फिनिशिंग सेंटर। तो इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाने लगा। तो हमने देखा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में गुड्स को कौन कंट्रोल करता था, वो मर्चेंट लोग कंट्रोल करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था वो फैमिली मेम्बर्स करते थे। और ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो गुड्स का होता था, ये फैक्ट्रीज में नहीं होता था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो फैक्ट्रीज आने से पहले या इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिश होने से पहले भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, और इस फेज को कहते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज thus part of a network of commercial exchange. It was controlled by merchants, and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories.